हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। ये पार्ट 2 वीडियो है बीपीएससी एई 2011-12 का जो पेपर था, पेपर नंबर 6 सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है। इस पहले पार्ट में हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमेशा सेम ही होते हैं एग्जामिनेशन में, वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज होता है, कंसेप्ट सेम ही रहता है। इसलिए आप ये सोच के बिल्कुल ना देखें कि ये सिर्फ बीपीएससी या किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको ये भी कवर करवाता हूँ कि बाकी अदर एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको भली भांति पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्या कवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चन है, इन डिजाइन ऑफ ब्रिज विंड एंड लोड सेल नॉट बी कंसिडर्ड टू एक्ट साइमल्टेनियसली। देखिए, चाहे ब्रिज डिजाइन हो चाहे कोई भी स्ट्रक्चर का डिजाइन हो, जनरली आरसीसी डिजाइन में या स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में, चाहे वो बिल्डिंग का डिजाइन ही हम क्यों ना कर रहे हो, बाकी सभी लोड को कंसीडर करते हैं, लेकिन विंड और सिस्मिक अर्थक्वेक लोड को हम दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और स्ट्रक्चर काफी कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम डिजाइन में क्या करते हैं, या तो सिस्मिक या विंड लोड। हम ये मान के चलते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही आ रहा होगा। जब विंड और का फोर्स आ रहा होगा तो सिस्मिक फोर्स नहीं आएगा बिल्डिंग पे, और जब सिस्मिक फोर्स आ रहा है, मतलब जब अर्थक्वेक आ रहा है, तो उस समय विंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एज 456 का टेबल है, इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, while considering earthquake force इफेक्ट सब्सटीट्यूट EL फॉर WL। मतलब आप सीधा WL को रिप्लेस करके EL की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, बाकी सब कुछ को सेम रखते हुए। तो ये इसीलिए विंड लोड को डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया जाता है अर्थक्वेक लोड से, दोनों को साथ में कभी नहीं लिया जाता। तो जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड और डेड लोड प्लस लाइव लोड। आते हैं क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिस्मिक या फिर अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेना इन विच सेग्रीगेशन ऑफ बिटुमिन एंड एग्रीगेट टेक्स प्लेस। मतलब बिटुमिन और एग्रीगेट अलग हो जाता है, उस फेनोमेना को क्या कहते हैं। जनरली देखिए, जो एग्रीगेट होता है वो अगर ड्राई है, कंप्लीटली ड्राई है, तो बिटुमिन अच्छी तरह से बाइंड करता है उसको। लेकिन अगर बिटुमिन वेट है या फिर बाद में वाटर का पेंट्रेशन हो गया, तो ये बाइंडिंग जो है बिटुमिन और एग्रीगेट में वो ब्रेक हो जाता है। तो वाटर इसलिए बहुत हार्मफुल इंग्रेडिएंट माना जाता है, वाटर एग्रीगेट और बिटुमिन की बॉन्डिंग में। तो वाटर को इसलिए हमने देखा होगा कि जब भी रोड बनता है तो जैसे ही रेनी सीजन आता है रोड टूट जाता है, उसका कारण यही है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट होता है, बिटुमिन एडिशन टेस्ट। तो हमने देखा होगा कि जब भी हम बिटुमिन को और एग्रीगेट को मिक्स करते हैं तो जनरली हम एग्रीगेट को भी हीटअप करते हैं। उसका कारण यही होता है कि मॉइस्चर अगर कुछ है तो मॉइस्चर को इवेपोरेट किया जा सके। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग वैल्यू। और स्ट्रिपिंग की हम वैल्यू भी फाइंड करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं कि सेग्रीगेट हो जाना, स्ट्रिपिंग हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एग्रीगेट जो होता है बेसिकली सिलिका पार्टिकल होते हैं उसमें, क्योंकि इग्नियस रॉक होता है, तो ये जनरली निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये वाटर लाइक लिंकिंग होते हैं, मतलब ये वाटर के साथ लिंक हो जाते हैं इजीली, हाइड्रोजन एटम के साथ। इसलिए इसमें इसको पहले ड्राई करके यूज करना पड़ता है। तो आजकल बिटुमिन भी ऐसा आ गया है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और निगेटिवली चार्ज भी आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वी कैन यूज द बिटुमिन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है, विच मेथड इज एक्यूरेट फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। तो पॉपुलेशन फोरकास्ट के सारे मेथड हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये सभी मेथड हैं पॉपुलेशन में क्या इंक्रीमेंट होगा आने वाले डिकेड में एस्टिमेट करने के। तो अंतर क्या है, अर्थमेटिकल इंक्रीज में क्या करता है, हम ये मान के चलते हैं कि इस साल में, इस 10 साल में जितना बढ़ा है अगले 10 साल में भी सेम इंक्रीमेंट होगा। तो ये कब वैलिड है, या फिर इसको हम कब यूज कर सकते हैं, जब सिटी कोई ऐसा है जिसमें इंक्रीमेंट जो है पॉपुलेशन में वो ज्यादा नहीं हो रहा है, उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल में। जैसे कि ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज में क्या करते हैं हम, ये वैसा ही जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते थे, और ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड वैसा ही जैसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट मेजर करते थे।
इसमें भी कांस्टेंट परसेंटेज रखा जाता है, मतलब हर साल, मान लो इस साल 1 लाख पॉपुलेशन है, अगले 10 साल में 1,25,000 पॉपुलेशन हो जाएगा, तो जितना परसेंट बढ़ा, 25% अगर बढ़ा है, तो 25% अब हम कितने कैलकुलेट करेंगे, 1,25,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे, तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जो पहले 25,000 से बढ़ रहा था वो अब ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड कर करके फाइंड करते हैं। ये है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। परसेंटेज तो फिक्स रहता है, लेकिन हमेशा कंपाउंड करके हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ग्रोइंग सिटी के लिए, जो सिटी ग्रोइंग है या यंग सिटी है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तीसरा मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज भी फिक्स नहीं रखते हैं, वेरी करते हैं, और ये डिपेंड करता है, अगर मान लो किसी एक डिकेड में बढ़ा, फिर 2 डिकेड में बढ़ा, और किसी 2 डिकेड में फिर घटा, तो ये उसी हिसाब से अपने रेशियो को या अपने परसेंटेज को वेरी करेगा। घटा है तो फिर घटाएगा भी, और इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट भी करेगा। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें परसेंटेज फिक्स नहीं होता, वेरी करता रहता है। और तीसरा है ग्राफिकल मेथड, जिसे हम एस कर्व मेथड या लॉजिस्टिक कर्व मेथड कहते हैं। क्या पूछा है कि साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी, मतलब यंग सिटी की बात कर रहा है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल सिटी। यहीं पे अगर होता कि ओल्ड सिटी के लिए, तो हम यूज करते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट है हाइड्रोलिकली फॉर ड्राई वेदर फ्लो द बेस्ट सीवर सेक्शन इज। देखिए 2 प्रकार के सेक्शन होते हैं, एक होता है सर्कुलर सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है एग शेप्ड सेक्शन। एग शेप्ड मतलब इसी का मॉडिफाइड वर्जन। तो सर्कुलर सेक्शन को यूज करने में कोई समस्या नहीं है, जब तक कि इसमें कम से कम मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर कितना हो, हाफ हो, मतलब हाफ फुल हो या उससे ज़्यादा हो, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें वेलोसिटी मेंटेन कर सकते हैं, सेल्फ ट्रेनिंग वेलोसिटी, और डिस्चार्ज भी बेस्ट पास करता है, और इसको बनाना भी बहुत ईजी होता है। कंस्ट्रक्शन ईजी, ट्रांसपोर्टेशन ईजी, लेइंग आउट ईजी, सब कुछ ईजी है। लेकिन इसके साथ एक ही डिमेरिट है कि अगर डेप्थ ऑफ वाटर हाफ से कम हो जाता है तो इसमें क्लॉगिंग होती है, ज़्यादा प्रेशर चाहिए, सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, ड्राई वेदर, तो जब रेनी सीजन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल फ्लो भी चलेगा, हाफ फ्लो भी चलेगा, हाफ से ज़्यादा भी चलेगा। लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सीवर लाइन का ही, सीवर से ही वाटर आता है, मतलब जो होम वेस्ट होता है या हाउस वेस्ट होता है वही मिलता है हमें। तो उस समय ये सीवर लाइन खाली हो जाता है, उस समय इसमें क्लॉगिंग, सेडिमेंटेशन, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो सोचने वालों ने सोचा कि इसको कैसे फिक्स किया जाए, तो उन्होंने 2 सर्कुलर शेप को कंबाइन कर दिया। 2 सर्कुलर शेप को उन्होंने कंबाइन करके एक शेप बना दिया, जिसको कहते हैं एग शेप्ड। कैसा होता है कि एक लार्जर डायाकाश शेप, एक लार्जर सर्कुलर, और एक स्मॉलर सर्कुलर। ठीक है, इस तरह से बना दिया कि अगर मान लो पानी कम है तो क्या होगा, और ये कंबाइंड शेप ऐसा बना, कंबाइंड शेप ऐसा बना। अगर मान लो पानी कम है तो ये वाला सर्कुलर फंक्शन में होगा, तो तब कम से कम इतना फुल तो होगा ही, इसके पूरे का हाफ से तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसका इंडिविजुअल हाफ तो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर पानी इतना भी है तो आसानी से पास हो सकेगा। तो बॉटम पोर्शन को फ्लैट कर दिया, मतलब नैरो कर दिया गया है। अगर इसका आप शेप देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, एग शेप का, इस शेप का। नीचे से थोड़ा सा रेडियस इसका कम होता है, ऊपर का रेडियस ज्यादा होता है, इस शेप का दिखता है। तो अगर यहाँ पे भी पानी है तो इजीली पास कर सकेगा, क्योंकि उस समय ये सर्कल फंक्शन में होगा, और हायर है तो ये सर्कल फंक्शन में होगा। तो इससे काम दोनों बन जाता है। लेकिन इसमें कुछ समस्या भी होती है, इसको बनाना मुश्किल होता है, इसको ले जाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तीसरा कि चूंकि यहाँ पे इसका एरिया कम है तो इस पे ऊपर वाले का लोड आता है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है, इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाइड्रोलिकली फॉर ड्राई वेदर कौन सा बेस्ट सेक्शन है, तो वी शेप्ड विद सर्कुलर इनवर्ट, मतलब ये एग शेप्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर ऑप्शन एग भी होता तो वही बात कहता। एग का, एग को इसने ऐसे बोला है कि वी शेप्ड है, मतलब ये वी शेप है, और सर्कुलर इन्वर्टेड मतलब ऊपर में सर्कल शेप है। ठीक है, इस तरह का शेप है। नेक्स्ट है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल आर कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग शेप्ड का चैनल, सीवर लाइन। नेक्स्ट पूछा है कि स्ट्रेनर जो है, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स कंसिडर्ड अनसुटेबल, किस कंडीशन में अनसुटेबल होता है। तो पहले ट्यूबवेल के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप होता है स्ट्रेनर टाइप, जो कि मैक्सिमम ट्यूबवेल में यूज किया जाता है इंडिया में। स्ट्रेनर में क्या होता है, जैसे हम ट्यूबवेल में देखते हैं, ट्यूबवेल की पाइप होती है, और जहां जहां पे भी परवियस लेयर होता है वहां वहां पे स्ट्रेनर लगा देते हैं, मतलब फिल्टर लगा देते हैं बेसिकली। ये फिल्टर क्या करता है, यहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट करता है और ट्यूबवेल में उड़ देता है। यहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट किया और ट्यूबवेल में पास कर दिया। अब यहाँ पे फिल्टर आ गया, कोई समस्या नहीं है, ये पानी ऊपर चला गया।
समस्या कब आती है कि जब ये पार्टिकल बहुत ही फाइन हो, तो क्या होता है, ये क्लॉग हो जाता है काफ़ी टाइम के बाद, फिर आपको ये स्ट्रेनर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए तो ये फिल्टर वर्क नहीं करेगा। तो बाद में तो हम डिग करके हमें या तो पूरा पाइप निकाल के फिर से शिफ्ट करना पड़ता है, दूसरा स्ट्रेनर लगाओ, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। तो स्ट्रेनर की ना वर्क करने की वजह सिर्फ एक ही होती है, क्लॉगिंग, और वो तब जब फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए। नेक्स्ट है, दूसरा टाइप होता है, सेकेंड टाइप है कैविटी वॉल, कैविटी वेल, ये है कैविटी टाइप ट्यूबवेल। तो कैविटी में क्या होता है, इसमें हम स्ट्रेनर नहीं लगाते, उस समस्या को खत्म करने के लिए करते क्या है कि इसके सिर्फ टिप से हम पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक सैंड का लेयर डाल देते हैं, और ये सैंड क्या करता है, फिल्टर का वर्क करता है, नेचुरल सैंड। हम इसमें पाइप में कुछ भी नहीं लगाते। तो ये सैंड क्या करता है, इनिशियली जब हम इस ट्यूबवेल को स्टार्ट करते हैं कुछ समय तो वाटर आता है, लेकिन बाद में ये कैविटी पोर्शन बन जाता है, ये खाली पोर्शन बन जाता है, क्योंकि जितने भी फाइनर पार्टिकल होते हैं वो सक करके बाहर आ जाता है। तो बाद में ये फिल्टर का वर्क करता है, नेचुरल सैंड, मतलब जो ग्राउंड है वही सैंड जो हमने ऐड किया है वो फिल्टर का वर्क करेगा, और पानी आपको फिल्टर्ड कंडीशन में ऊपर मिलेगा। तीसरा टाइप होता है, ये होता है स्लॉटेड वेल, ये है स्लॉटेड वेल। स्लॉटेड वेल हम कब यूज करते हैं, जब मान लो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और आपको कन्फाइंड एक्यूफर ही सिर्फ मिल रहा है, अनकन्फाइंड नहीं मिल रहा है, तो उस केस हम क्या करते हैं, पहले हम ये केसिंग पाइप डालते हैं, केसिंग पाइप डाल के और फिर ये स्लॉट्स बनाते हैं, स्लॉट्स के ये ग्रेबल बेसिकली, ताकि इसमें ग्रेबल वगैरह ना आ जाए, ये स्लॉट्स बनाते हैं, मेन पाइप है ये। बाद में हम इस केसिंग को बाहर निकाल लेते हैं, और ये मेन पाइप है। ये केसिंग क्या करता है, ये जो बाहर में हमने स्लॉट्स डाले हैं, ये स्लॉट्स फिल्टर करके ग्रेबल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, और फाइनली वाटर को यहाँ से पास करता है। ठीक है, यहाँ पे एयर कंप्रेसर होता है। तो ये तीन टाइप के ट्यूबवेल होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में क्या दिक्कत आती है, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो जहाँ पे फाइन पार्टिकल्स हो, जहाँ पे फाइन ग्रेन स्ट्राटा हो, वहां पर हम इसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाईज इज लिमिटेड फ्रॉम। नाउ कोई भी वाटर सप्लाई के लिए आपको लिमिटेशन या फिर गाइडलाइंस देखनी है, तो IS 10500, इसका नया वर्जन भी आ गया, अर्लियर वर्जन है 2012 और न्यू वर्जन 2019 आ गया। ठीक है, उसमें आपको सारी गाइडलाइंस दी हुई है कि पीने वाले पानी या वाटर सप्लाई वाले की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। तो चलते हैं एक बार कोड पे और देखते हैं वैल्यू क्या है। तो यह है IS 10500 का स्पेसिफिकेशन 2012 वर्जन का। कलर के लिए भी आप देख लो, कलर में कितना है, ये है रिक्वायरमेंट, मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट, और ये है रिजेक्शन लिमिट। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें दोनों की लिमिट अलग अलग है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें दोनों की लिमिट सेम है। तो जैसे कलर के लिए कितना, हेजन यूनिट में 5 है एक्सेप्टेबल, और 15 या 15 से ज्यादा हो गया तो रिजेक्ट कर देंगे हम। सिमिलरली ऑर्डर में क्या है, एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब पीने वाले को जनरली ऑर्डर होते हैं 1 वैल्यू हम लेते हैं, 1 ऑर्डर के लिए, 1 से ज्यादा नहीं लेते हैं, बट एग्रीएबल जो पीना है उसको अगर ऑर्डर ठीक लग रहा है उसका, तो यू कैन एक्सेप्ट। थर्ड है जो हमारे क्वेश्चन का है, पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू की एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, 6.5 टू 8.5, और अपर लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं, मतलब ये 8.5 से ऊपर नहीं जा सकता, सिमिलरली इससे भी नीचे नहीं जा सकता। सिमिलरली टेस्ट कैसा होना चाहिए, एग्रीएबल, एग्रीएबल। टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी एनटीयू में 1 है एक्सेप्टेबल वैल्यू, मतलब परमिसिबल वैल्यू या फिर जितना हमें चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा सकती है, इससे ज्यादा टर्बिडिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ड्रिंकिंग वाटर में। और टीडीएस की वैल्यू कितनी है, मिलीग्राम पर लीटर में 500। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एनटीयू टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो इसकी मिनिमम मतलब परमिसिबल और रिजेक्शन दोनों वैल्यू आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो टर्बिडिटी के लिए क्या है, परमिसिबल वैल्यू 500 मिलीग्राम पर लीटर, और रिजेक्शन कहाँ पे होता है, अगर 2000 के पास पहुंच गया, उससे ऊपर चला गया तो रिजेक्ट कर देंगे हम सैंपल को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन क्या है, सी 6.5 टू 8.5, कोई इसके लिए अलाउंस नहीं है। नेक्स्ट है, द यील्ड ऑफ अ रैपिड सैंड फिल्टर इज इतना, हाउ मच टाइम ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। हमने पीछे भी डिस्कस किया था पीछे के वीडियो में कि स्लो सैंड फिल्टर का कैपेसिटी कितना होता है, 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द फिल्टर एरिया पर आवर। ये 100 टू 200 होता है, ये स्लो सैंड फिल्टर का है। और रैपिड सैंड में कितना होता है, 3000 टू 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द फिल्टर एरिया पर आवर। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में क्या रेशियो है, 30 टाइम्स का रेशियो है। नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्रेश सीवेज। तो फ्रेश सीवेज का कलर क्या होता है, ग्रे और ब्लैक हो जाता है कंप्लीटली, ये फ्रेश सीवेज है। और एक होता है कि डाइजेस्टेड सीवेज, एक बार जब सीवेज को डाइजेस्ट कर दिया उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। और जब ये फ्रेश है तो उस समय क्या होता है, एसिडिक होता है। और
डाइजेस्टर के बाद ये बेसिक बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पंप, कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई। अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, कौन सा यूज करते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वाटर सप्लाई को लिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है वल्व दैट अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में। मैं सभी के बारे में दोबारा बता देता हूँ। रिफ्लक्स वल्व है ये। रिफ्लक्स वल्व क्या होता है? वन वे वल्व होता है, जैसे कि ट्यूबवेल में होता है कि पानी सिर्फ एक तरफ तो जा सकता है, ऊपर तो आ सकता है, लेकिन पानी रिवर्ट बैक नीचे नहीं जा सकता, तो वहां पर हम यूज करते हैं रिफ्लक्स वल्व। स्लुइस वल्व क्या होता है? कंट्रोल वल्व होता है, कंट्रोल करने के लिए, वाटर डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए। एयर रिलीफ वल्व क्या करता है? हमेशा समिट पॉइंट पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं कि अगर एयर प्रेशर जहाँ पे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो रहा है, वहां पे हम यूज करते हैं एयर को रिलीफ करने के लिए, एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। और लास्ट होता है प्रेशर रिलीफ वल्व, जहाँ पे वाटर प्रेशर ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, वहां पे बैलेंस करने के लिए हम प्रेशर रिलीफ वल्व लगाते हैं। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन आर्म ऑफ लार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट्स आर रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ। ट्रिकलिंग फिल्टर में जो रोटेटिंग आर्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आर्म होता है, उसकी स्पीड कितनी रखी जाती है? खास करके अभी किसके लिए पूछा है? लार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। तो मैं आपको ट्रिकलिंग फिल्टर दिखाता हूँ। ये है ट्रिकलिंग फिल्टर का फ्रंट व्यू, ये है डिस्ट्रीब्यूशन आर्म का क्रॉस सेक्शनल व्यू, और ये है एक्चुअल पिक्चर। तो डिस्ट्रीब्यूशन आर्म क्या होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? बेसिकली सीवेज को ये स्प्रिंकल करता रहता है घुमा घुमा के कोर्सर मीडिया पे, और उसके थ्रू वो पेंट्रेट होके जो भी उसके अंदर बैक्टीरियाज है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, या फिर उस फिल्टर मीडिया में जो हमने ग्रेवल सैंड ऐड किया है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और नीचे सीवेज क्लीन पहुंच जाता है, क्लीन सीवेज। तो ये स्प्रिंकल सिस्टम जो घूम रहा है यहाँ पे, इसकी स्पीड कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए फॉर लार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर, आपको मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। लार्ज के लिए कितना होता है? तो लार्ज के लिए हाफ आरपीएम, मतलब हाफ राउंड पर मिनट, और स्मॉल के लिए कितना होता है? 2 आरपीएम के बराबर। तो स्मॉल के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो स्मॉल के लिए 2 आरपीएम और लार्ज के लिए हाफ आरपीएम। तो हाफ आरपीएम किस में है? ये इसमें है, और 2 आरपीएम स्मॉल स्मॉल ट्रिकलिंग फिल्टर में आएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ ट्रैप। तो ट्रैप जनरली हम जानते हैं कई सारे टाइप के होते हैं। पी ट्रैप होता है, क्यू ट्रैप होता है, और एस ट्रैप होता है। अगर हम शेप की बात करें तो, अगर हम यूज की बात करें तो कई सारे होते हैं, जैसे फ्लो ट्रैप होता है, गली ट्रैप होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है, जिसे फ्लो ट्रैप को हम नारी ट्रैप भी कहते हैं। अब हम देखते हैं एक बार पिक्टोरियल व्यू में कि ट्रैप कौन कौन सा होता है। तो ट्रैप का बेसिक पर्पस क्या होता है? फाउल गैस को रिलीज करना, फाउल गैस को एंट्री नहीं देना, उसको रिलीज कर देना। अगर एंट्री हो गया तो उसको रिलीज कर देना। तो ट्रैप जनरली हम पाइप में प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए अब इसकी शेप के आधार पे ये 3 ट्रैप है, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस ट्रैप। तो पी ट्रैप क्या होता है? जब इसका शेप ऐसे है, वो ये हॉरिजॉन्टल चला गया तो इसको बोलेंगे पी ट्रैप। अगर ये 45 डिग्री पे बेंड हो गया तो इसको बोलेंगे क्यू ट्रैप। और अगर यहाँ से ऐसे बेंड हो गया, मतलब यहाँ से ऐसे बेंड हो गया तो इसको बोलेंगे हम 180 डिग्री पे, इसको बोलेंगे एस ट्रैप। तो ये है शेप के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका? ट्रैप का। ट्रैप का काम क्या होता है? जनरली फाउल गैस को रिलीज करना। नेक्स्ट है कि यूज के आधार पे कौन कौन से है। तो ये पहला है फ्लो ट्रैप, जिसे हम नानी ट्रैप भी कहते हैं, नानी ट्रैप। ये क्या करता है? जनरली होम के अंदर जो फ्लोर से आ रहा है वाटर उसको, और जो बाथरूम या किचन से आ रहा है वाटर उसको, उन दोनों से जो फाउल गैस आ रहा है उसको रिलीज करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे टू हाउस ड्रेन। स्लीव्स किसको बोलते हैं? वेस्ट पाइप को, जो बाथरूम और किचन से आ रहा है। ठीक है, और ये रूम किचन स्वीपिंग है। नेक्स्ट होता है इसका गली ट्रैप। गली ट्रैप भी रूम में ही होता है, बट ये कहाँ पे है? कास्ट आयरन ग्रेटिंग, ये एस ट्रैप है। तो यहाँ पे भी आप शेप देख सकते हो, गली ट्रैप के अंदर एस ट्रैप लगा हुआ है। और तीसरा टाइप होता है, थर्ड टाइप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे होम सीवर लाइन म्युनिसिपल सीवर लाइन से जाके मिलता है। तो यहाँ पे ट्रैप लगाने की क्या जरूरत है? ताकि म्युनिसिपल सीवेज से या म्युनिसिपल सीवर लाइन से जो फाउल गैस है वो एंट्री ना कर जाए हाउस सीवर लाइन में, उसके लिए हम यहाँ पे इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगाते हैं। तो ट्रैप का फंक्शन क्या हुआ? प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फाउल गैसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हाउस। ठीक है, डी, ताकि ये फाउल गैस को ट्रैप कर सके, रिमूव कर सके। विच प्रोसेस अकर्स इन इमहॉफ टैंक। तो इमहॉफ कौन हमने डिस्कस किया था? सेट लिएबल सॉलिड के लिए। भूलना मत, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया, सेट लिएबल सॉलिड के लिए। और इमहॉफ कौन टैंक क्या होता है? इमहॉफ टैंक ये इंप्रूवमेंट है किसका? डाइजेशन टैंक का और सेप्टिक टैंक का। सेप्टिक टैंक का इंप्रूव्ड वर्जन है। सेप्टिक टैंक भी क्या करता है? सेडिमेंटेशन प्लस डाइजेशन करता है। ये भी सेम काम करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन। इसमें क्या कर दिया गया? चेंबर अलग अलग कर दिया गया है।
सीवेज को यहाँ से एंट्री करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर जो है इसका, यहाँ पे सेडिमेंटेशन होगा और सेडिमेंट होकर काफ़ी धीरे धीरे वाटर नीचे आएगा, और सॉरी सीवेज नीचे आएगा, और इसके अंदर होगा डाइजेशन। और कौन से डाइजेशन मेथड से? एनएरोबिक, क्योंकि सेप्टिक टैंक में भी हमने देखा था एनएरोबिक ही हो रहा है, मतलब इसको ऑक्सीजन सप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, एनएरोबिक, एनएरोबिक डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो कई बार पूछते हैं कि कौन सा हो रहा है, एरोबिक या एनएरोबिक, तो एनएरोबिक विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, फॉर विच एंगल ऑफ ट्रायंगुलर नोच डिस्चार्ज ओवर इट इज मैक्सिमम। तो जो इसकी मोस्ट इफिशियंट शेप है ट्रायंगल सेक्शन के लिए, अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, टोटल एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो कभी कभी ये हाफ एंगल पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री यहाँ पे है, 45 डिग्री यहाँ पे। टोटल एंगल की बात करें तो 90 डिग्री, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज द प्लॉट ऑफ। तो ये प्लॉट किस चीज का है? तो एक्स एक्सिस पे जो टाइम होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है? रन ऑफ, टोटल रन ऑफ ऑन वाई एक्सिस, परसेंटेज ऑफ टोटल रन ऑफ ड्यूरिंग यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल ऑन वाई एक्सिस। सॉरी, डी इज द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस रन ऑफ ड्यूरिंग यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। तो इसमें टाइम इंटरवल कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, फिर 3 घंटा, इस तरह से। तो ए ऑप्शन नहीं होगा इसका, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बाय रेन वाटर टू रीच द आउटलेट ऑफ ड्रेनेज बेसिन इज जनरली कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बारिश शुरू हुई, तो जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ड्रेन के आउटलेट पे, मतलब रिवर के पास पानी नहीं पहुंचता है, जो टाइम स्पेंड होता है बीच में कि रेनफॉल स्टार्ट होने से लेके और जब वो ड्रेन या फिर रिवर में पानी पहुंच रहा है, उस टाइम के बीच के गैप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और आपने किरपिच इक्वेशन भी पढ़ा था, रैशनल फार्मूला है या एम्पिरिकल फार्मूला है। तो किरपिच फार्मूला किसके लिए होता है? इसी टाइम को फाइंड करने के लिए। और फार्मूला क्या था? अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। किरपिच फार्मूला ये था, T इज इक्वल टू टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1947 L रेज टू पावर 0.77 इंटू S रेज टू पावर माइनस 0.385। ये था टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालने का किरपिच का फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला है, याद रखना। नेक्स्ट है 100 ईयर फ्लड। यहाँ पे कोई भी वैल्यू 100 ईयर के अलावा, 100 हो या कोई भी हो, उसकी संभावना उतने सेम ईयर में एक ही बार होती है। तो 1 विच विल अकर इन एन एवरेज वंस इन 100 ईयर। तो ये अगर यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे 30 हो जाता। बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू खोसला द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फ्लो। खोसला थियरी क्या कहता है? खोसला एग्जिट ग्रेडियंट के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि खोसला ने, कि एग्जिट ग्रेडियंट मतलब जो सीपेज का वाटर है सरफेस के अंदर, उसको उसकी बाहर निकलने की ताकत कितनी है, उसको बोलते हैं एग्जिट की ग्रेडियंट। उस ग्रेडियंट मींस उसकी पावर। तो किस पे डिपेंड करता है? तो उन्होंने एग्जिट ग्रेडियंट के लिए जो फॉर्मूला दिया था, G इज इक्वल टू एच बाई डी 1 अपॉन पाई अंडर रूट लेमडा। अब यहाँ पे देखो h क्या है? हेड। तो या तो ये G मतलब एग्जिट ग्रेडियंट h बाई डी पे डिपेंड करता है, हेड, हेड यहाँ पे मैक्सिमम सीपेज हेड डिवाइड बाई डी, या फिर लेमडा पे। और लेमडा क्या है यहाँ पे? लेमडा होता है 1 प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये माइनस है, मतलब यहाँ पे। और अल्फा क्या है? अल्फा इज द बी बाई डी रेशियो। तो किस पे डिपेंड हुआ अल्टीमेटली? या तो बी बाई डी पे डिपेंडेंट हुआ और एच बाई डी पे डिपेंडेंट हुआ। तो सीपेज हेड पे और बी बाई डी रेशियो पे। सीपेज हेड पर यूनिट डेप्थ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी बाई डी रेशियो है, राइट। अगर यहाँ पे एच बाई डी भी होता तो वो भी होता ऑप्शन में। ठीक है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है, डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नोच। मैंने सभी नोच का पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये है रेक्टेंगुलर नोच का। रेक्टेंगुलर नोच हो तो आपसे क्वेश्चन में या तो पूरा फार्मूला पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे सीधा प्रोपोर्शनल। मैंने उस वीडियो में बताया था प्रोपोर्शनैलिटी का, सीधा पूछ लेते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर नोच के लिए क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर 3/2। ये किसके लिए है? ये ट्रायंगुलर के लिए। तो ट्रायंगुलर के लिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर 5/2। ये किसके लिए है? ट्रेपोजॉइडल के लिए, ट्रेपेजॉइडल के लिए। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें क्या होता है ट्रेपोजॉइडल में? दोनों का सम है, पहले वाले दोनों का सम है। तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जनरली नहीं पूछते क्योंकि दोनों का सम हो गया ये। और ये क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपोजॉइडल, जिसकी, इसको बोलते हैं हम सिपोलेटी वियर या नोच। इसकी खास बात क्या है कि इसकी ये एंगल 14 डिग्री होती है दोनों ही साइड। ठीक है, दोनों ही साइड 14 डिग्री। और इसका जो स्लोप होता है वो 1:4 का होता है।
तो पूछ लेते हैं कि सुपरलेटिव वियर क्या होता है। रेशियो हैविंग 1:4, 1:6, 1:10 ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। तो 1:4 या फिर एंगल पूछे तो 14 डिग्री। इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है सेम जो रेक्टेंगल का है, ठीक है, डिस्चार्ज करने का फॉर्मूला। अब पूछा है रेक्टेंगल के लिए तो 3 इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर 3/2। और 5/2 किसका था? ट्रायंगल का। तो ये है ट्रायंगल का, याद रखना है। ये सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली नहीं है, मतलब इनवर्सली नहीं है। मेन फैक्टर विच अफेक्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को कौन अफेक्ट करता है? थिकनेस ऑफ द सैचुरेटेड लेयर, राइट। जितना ज्यादा होगा उतनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। डेप्थ ऑफ सरफेस रिटेंशन, राइट। जितना ज्यादा डेप्थ होगा, डेप्थ ऑफ सरफेस रिटेंशन, उतनी ही ज्यादा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी। सॉइल में मॉइस्चर जितनी ज्यादा होगी उतनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी ग्राउंड की। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट द यूजफुल सॉइल मॉइस्चर, हम सब जानते हैं कि जो वाटर है, ये अगर यहाँ पे वाटर टेबल है तो इसके ऊपर कुछ डिस्टेंस तक होता है कैपिलरी जोन या फिर कैपिलरी फ्रिंज। वही वाटर मेनली प्लांट का रूट यूज करता है ग्रोथ के लिए। तो ये कौन सा हो गया? कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिशियन एक्यूफर इज वन। आर्टिशियन एक्यूफर का दूसरा नाम क्या है? कन्फाइंड एक्यूफर। और अनकन्फाइंड का नाम क्या है? नॉन आर्टिशियन। तो कन्फाइंड एक्यूफर है। वाटर इज, और कन्फाइंड एक्यूफर में क्या होता है कि दो इम्परवियस लेयर के बीच में वाटर ट्रैप्ड होता है और उसकी प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होती है। तो वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्राटा, इसको हम कन्फाइंड एक्यूफर भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर। तो प्रेसिपिटेशन होने के 3 कारण होते हैं। पहला साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, दूसरा है ओरोग्राफिक और तीसरा है कन्वेक्टिव। तीनों ही केस में होता एक ही चीज है कि जब वार्म वाटर ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है कोल्डर वाटर के ऊपर, कोल्डर एयर के ऊपर, वाटर नहीं एयर। साइक्लोनिक में क्या होता है? साइक्लोनिक में प्रेशर डिफरेंस जहां पे क्रिएट होता है, हायर और लोअर प्रेशर जहां पे प्रेशर डिफरेंस जहां पे क्रिएट हो उसको बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। जहां पे टोपो मतलब माउंटेन्स आ जाए उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक। और कन्वेक्टिव का होता है जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो ये तीनों के अलग अलग कारण है। प्रेशर डिफरेंस साइक्लोनिक, माउंटेन ओरोग्राफिक, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कन्वेक्टिव। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नेचुरल राइजिंग द वार्मर एयर, कोल्डर एयर। तो वार्मर और कोल्डर की बात है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये आएगा कन्वेक्टिव। द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर विल बी लेस। ड्यूटी लेस होता है इफ इरिगेटेड एरिया इज मोर, ज्यादा एरिया है नहीं। दूसरा है वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज लेस। तो कह रहे ड्यूटी कब कम हो जाएगा? जब डेप्थ की रिक्वायरमेंट, एरिया इरिगेटेड इज मोर नहीं, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज लेस। ये आएगा नन ऑफ द अबव। क्योंकि ड्यूटी किस किस पे डिपेंडेंट है? डिस्चार्ज तो सेम ही रहता है, डेप्थ पे डिपेंडेंट है कि डेप्थ कितना प्रोवाइड करना है, उस पे डिपेंडेंट है। लास्ट क्वेश्चन है लाइसीमीटर इज यूज्ड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसीमीटर क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है इवेपोट्रांसपीरेशन। इवेपोट्रांसपीरेशन क्या है? इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन फ्रॉम, ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है? प्लांट से जो प्रोसेस होता है उसके जो लीफ से वाटर का इवेपोरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं? इवेपोट्रांसपीरेशन। इसको कौन मेजर करता है? लाइसीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो चलिए इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।